हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स को देखेंगे। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में लैंड रिसोर्सेज के कुछ टॉपिक्स को कर लिया था। आज हमने इसमें रीजंस देखने हैं कि जो हमारा लैंड है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो उसकी फर्टिलिटी है, वो धीरे धीरे कम क्यों हो रही है। तो इसमें जो फर्स्ट रीजन है बच्चे, वो है डिफोरेस्टेशन, यानी कि हमारे यहां पर फॉरेस्ट एरिया में क्या हो रही है, कमी हो रही है। हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए या कोई अदर एक्टिविटी के लिए बहुत सारे पेड़ों को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, जिसके कारण हमारा लैंड डिग्रेड हो रहा है। सेकंड बच्चे, माइनिंग। माइनिंग भी एक रीजन है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो माइनिंग की वजह से अपने लैंड डिग्रेड को देख रहे हैं, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा। इसमें बच्चे थर्ड जो रीजन है वो ओवरग्रेजिंग, यानी कि कुछ ऐसे लैंड्स है जिसपे कि हम ओवरग्रेज यानी कि अपने कैटल्स को ज्यादा फीड करवा रहे हैं एक ही लैंड पर, तो उसकी वजह से भी वो उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। तो ऐसा हमें देखने को मिला गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कुछ स्टेट में। फोर्थ बच्चे, ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन मतलब हम वाटर को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं अपने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए। ये आप पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में देख सकते हैं, जहां पर हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। यहां पर ही क्या हो रहा था, वीट और राइस के प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुए थे। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने इरिगेशन सिस्टम को अच्छा बनाया था, बट वो अब हमारे लिए एक नेगेटिव फॉर्म लेके आया है, क्योंकि उसने हमारे लैंड की प्रोडक्टिविटी पर क्या है, असर डाला है। ये जो रीजंस हैं वो हमारे क्या है, लैंड डिग्रेडेशन की रीजंस हैं। अब कुछ ऐसे वेज भी हम अपना सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, जिससे कि लैंड डिग्रेडेशन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो उसमें फर्स्ट बच्चे है अफॉरेस्टेशन, यानी कि हम पेड़ पौधों को लगाना स्टार्ट करें, जिससे कि लैंड जो है वो उसकी पकड़ जो स्ट्रांग हो और उसकी फर्टिलिटी भी क्या हो, बढ़े। सेकंड बच्चे, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, यानी कि हम जहां पर हमारे कैटल्स ग्रेज यानी कि चरने जाते हैं, उस लैंड को हम प्रॉपर तरीके से क्या करें, मैनेज करें, जिससे कि एक ही लैंड पर एक बर्डन ना आए और उसकी जो फर्टिलिटी है उस पर असर ना देखने को मिले। थर्ड बच्चे, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, जैसे कि हम एक ये भी मेथड अपना सकते हैं कि अपनी माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करें, जिससे कि जो आसपास के एरियाज में लैंड डिग्रेड हो रहा है वो क्या हो, कम हो। फोर्थ बच्चे, यूज नेचुरल फर्टिलाइजर एंड कंट्रोल इरिगेशन, यानी कि इरिगेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए, बट जहां पर ओवर इरिगेशन होता है तो वहां पर जो लैंड की फर्टिलिटी है उस पर आपको असर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और एक हम बच्चे केमिकल फर्टिलाइजर का यूज बहुत कर रहे हैं, जिससे कि लैंड पर क्या हो रहा है, असर पड़ रहा है। तो हम उसकी जगह पर अगर नेचुरल फर्टिलाइजर्स को यूज करें तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक बेनिफिट बन सकते हैं, जिससे कि हमारे लैंड की जो प्रोडक्टिविटी कम हुई है उसको हम क्या करें, मैनेज कर पाए। तो ये हमारे कुछ रीजंस और कुछ मेथड्स थे जिससे कि हम लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे, हम देखते हैं सॉइल। यहां पर हम सॉइल के टाइप्स को नहीं देखेंगे, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि हम ओनली सॉइल को ही देखेंगे कि उसका कितने पार्ट में हमने डिवीजन किया है और कितने टाइप की यहां पर हमारे यहां सॉइल मिलती है। इसमें हम देखेंगे कि सॉइल रिसोर्स, यानी कि सॉइल एक रिसोर्स की तरह किस तरीके से काम करता है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि रिन्यूएबल भी है और नेचुरल, यानी कि नेचर से हमें मिलता है और रिन्यूएबल, और रिन्यू भी हो जाता है टाइम पीरियड के अनुसार। बट एक चीज और ध्यान रखना कि जो सॉइल है उसे थोड़ा सा बनने के लिए मिलियंस ईयर यानी कि बहुत सारे साल क्या हो है, लगते हैं। तो अगर इसका डिग्रेडेशन होने लग गया तो ये भी हमारे लिए क्या कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगला बच्चे, हम इसमें देखेंगे कि फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, उसके इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट बच्चे, रिलीफ्स, यानी कि फिजिकल रिलीफ्स उस जगह के कैसे हैं, ये भी सॉइल फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, पेरेंट रॉक, आपने वेदरिंग पढ़ा होगा क्लास 9th में। वेदरिंग का मतलब है कि रॉक्स
का छोटे छोटे पार्टिकल्स में, पीसेज में टूटना, और यही आगे चलकर क्या करता है, सॉइल का फॉर्मेशन करता है। तो ये पेरेंट रॉक भी डिसाइड करती है कि जो सॉइल का टेक्सचर है और जो नेचर है वो किस तरीके का होगा। बच्चे थर्ड, क्लाइमेट, उस रीजन का, उस एरिया का क्लाइमेट भी सॉइल को क्या करता है, इफेक्ट करता है। फोर्थ, वेजिटेशन हो गया। फिफ्थ, टाइम पीरियड, एक्टिविटीज ऑफ डीकंपोजर्स, यानी कि जो छोटे छोटे हमारे जीव जंतु होते हैं वो भी क्या करते हैं, सॉइल फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन देते हैं, क्योंकि जो मरे हुए एनिमल्स हैं या जो प्लांट्स हैं उनको डीकंपोज किस तरीके से कर रहे हैं या उनकी एक्टिविटीज किस तरीके की है, वो भी सॉइल पर क्या करती है, इफेक्ट डालती है। सेवंथ बच्चे, टेम्परेचर, वहां एरिया का जो टेम्परेचर है वो किस तरीके का है, ये भी सॉइल फॉर्मेशन में क्या करता है, एक इफेक्ट डालता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, फैक्टर्स हैं सॉइल फॉर्मेशन के। अगला टॉपिक बच्चे हमारा है सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन क्या होता है बच्चे, सॉइल का कटाव, यानी कि जब आप सॉइल को डिस्प्लेसमेंट हो जाती है सॉइल की एक जगह से दूसरी जगह पर, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल एरोजन बोलते हैं। ठीक है, उसका वॉश हो जाना, एक जगह से हटकर दूसरी जगह चला जाना, यही क्या है, सॉइल एरोजन है। अब बच्चे ये अलग अलग पार्ट में होते हैं, यहां हम 3 पार्ट्स पढ़ेंगे, एक है गली एरोजन, एक है शीट एरोजन और एक विंड एरोजन। जो गली एरोजन और शीट एरोजन है ये वाटर के द्वारा होते हैं। तो अब गली एरोजन क्या है बच्चे, द रनिंग वाटर कट्स थ्रू दी क्लेई सॉइल्स एंड मेक डीप चैनल्स, यानी कि जब वाटर सॉइल को कट कर देता है और उसमें डीप चैनल्स, गहराई में क्या करता है, गड्ढे बना देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उस टाइप के एरोजन को हम क्या बोलते हैं, गली एरोजन। सेकंड बच्चे, शीट एरोजन, द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, यानी कि जब ऊपर वाला पर्थ है सॉइल का वो वॉश हो जाता है, यानी कि हट जाता है वहां से और दूसरी जगह चला जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, शीट एरोजन। थर्ड बच्चे, विंड एरोजन, तो जब विंड सॉइल को मतलब लूज सॉइल है जो, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, विंड एरोजन, यानी कि बाय विंड। नेचुरल फोर्स कौन काम कर रहा है, यहां पर विंड कर रही है, और यहां पर जो दोनों में नेचुरल फोर्सेस काम कर रहे हैं वो वाटर कर रहा है। ठीक है, और एक बच्चे यहां पर एक और टर्म आती है बैड लैंड करके, कि व्हाट इज बैड लैंड, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो लैंड अनफिट होते हैं, जहां पर हम अनफिट होते हैं किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए, उस लैंड को हम क्या बोलते हैं, बैड लैंड, यानी कि जहां पर कल्टीवेशन एक्टिविटीज नहीं हो सकती उस लैंड को बैड लैंड बोला जाता है। अब बच्चे हमारे पास एक ये सोल्यूशन होना चाहिए कि हम अपने सॉइल एरोजन को कैसे कम कर सकें। तो यहां स्लोप वाले एरिया में इसको कम करने के लिए हमारी बुक में कुछ मेथड्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो हमें यहां पर सॉइल कंजर्वेशन के 4 मेथड्स प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारा है काउंटर प्लॉइंग, यानी कि जब हम स्लोप वाले एरिया में फोड़ दी, यानी कि स्लोप के अकॉर्डिंग प्लॉइंग करेंगे, तो उससे जो वाटर है वो उसकी स्पीड तो ज्यादा ही होगी, तो वो अब सॉइल को क्या लेके आएगा, नीचे की तरफ ज्यादा लेके आएगा, जिससे सॉइल एरोजन ज्यादा होगा। बट अगर हम प्लॉइंग को कंटोर लाइंस, यानी कि स्लोप के अपोजिट प्लॉइंग करें वहां पर, तो वो क्या कर देता है, वाटर की स्पीड को कम कर देता है, जिससे कि क्या होता है, सॉइल एरोजन कम होता है। तो ये हम क्या बोलते हैं उसे, काउंटर प्लॉइंग, यानी कि अगेंस्ट द स्लोप आप जब प्लॉइंग करेंगे तो उसे बोलते हैं काउंटर प्लॉइंग। सेकंड बच्चे, टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस मींस कि आप जब स्लोप वाले एरिया में स्टेप्स, यानी कि सीढ़ियां बनाकर कल्टीवेशन करते हैं, उस तरीके के कल्टीवेशन को हम क्या बोलते हैं, टेरेस कल्टीवेशन। तो ये आपको ज्यादा मिलेगा कौन कौन सी जगह पर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयास। तो आपको पूछा जा सकता है कि टेरेस जो कल्टीवेशन है वो कौन से रीजन में है, ज्यादा मिलती है आपको, तो आप इसको बता सकते हैं वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयस। थर्ड बच्चे, स्ट्रिप क्रॉपिंग। आप क्या करते हैं, जब हम एक फील्ड को, एक एरिया को अलग अलग पट्टियों में, स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लेते हैं, और उसके जो पट्टियां हमने बांटी है, स्ट्रिप्स को डिवाइड किया है, उसमें ग्रास लगा देते हैं। ठीक है, और आसपास उसके क्रॉप लगा देते हैं। इस तरीके की क्रॉपिंग पैटर्न को हम क्या बोलते हैं,
स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं। और ये भी क्या करती है, सॉइल एरोजन को कम करती है। क्यों? क्योंकि घास की जो रूट्स होती है वो बिल्कुल नजदीक होती है, जो वाटर स्पीड को और विंड स्पीड दोनों को क्या करती है, कम करती है, जिससे सॉइल एरोजन भी कम होता है। फोर्थ बच्चे, शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स हमें ज्यादातर सूखे वाले एरिया में मिलेंगे। जब आप अपने एक फील्ड के आसपास, यानी कि आप अपने एक खेत के आसपास प्लांट्स लगा देते हैं, ट्रीज लगा देते हैं, तो उस तरीके के जो शेल्टर्स क्रिएट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, शेल्टर बेल्ट्स बोलते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा, जैसे हमारे सैंड डून्स हैं, ठीक है, रेत के टीले देखते हैं तो उसके आसपास इस तरीके के बेल्ट्स बनाए जाते हैं जिससे कि वो क्या हो सके, स्टेबल हो सके। तो हमें ये डेजर्ट एरिया में क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि शेल्टर बेल्ट्स जो आप लगाते हैं वो कौन से एरिया में आपको देखने को मिलता है, तो ये वेस्टर्न इंडिया में, यानी कि राजस्थान, गुजरात जैसे एरियाज में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, जिससे कि सैंड डून्स जो हैं वो क्या है, स्टेबल हो सके, उन पर सॉइल इरोजन जो बढ़ रहा है वो क्या हो, कम हो सके। तो इससे जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर में हमने रिसोर्सेज से रिलेटेड लगभग सारे टॉपिक्स को कर लिया है। हमारा एक टॉपिक इसमें रह गया है जो कि टाइप्स ऑफ सॉइल है, उसे हम एक अलग वीडियो में देखेंगे और सॉइल्स के बारे में वहां पर जानेंगे। और इसी से आपको लगभग बोर्ड्स में, अलग अलग बोर्ड में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।